हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 3D के बारे में। 3D में अपन जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, आज तक जो अपन पढ़ रहे थे 2D के अंतर्गत, तो कोई भी डायग्राम तो अपने सामने था और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे। लेकिन अब अपने पास में आता है 3D। तो 3D में अपन क्या करेंगे, हर एक डायग्राम को बोर्ड पर अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि अपना बोर्ड है वो 2D में आता है। तो 3D की जहां तक अपन बात करते हैं तो पूरी की पूरी ये पूरा सेटअप अपने माइंड में चलेगा। तो आपको इस चैप्टर को पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो पूरा अपने माइंड में अपने आप को 100% इन्वॉल्व करना है। जब तक कि आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे चैप्टर समझ में वरना नहीं आएगा, और जब आप अपने आप को इसके अंदर पूरा इन्वॉल्व कर लोगे तो चैप्टर पूरा आपके समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, इसमें अपने को क्या करना होता है, क्या इस सिस्टम में है। देखो बेटा, अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर है 3D। 3D में अपने को क्या करना पड़ेगा, तीन निर्देशीय अक्ष होते हैं अपने पास में। एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष और एक होता है जेड अक्ष। मैं बात करता हूं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की सिचुएशन में। देखो बेटा, तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है दिक् कोज्याएं। पहला टॉपिक है दिक् कोज्याएं। दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, जिनको अपन बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, चलिए शुरुआत करते हैं अपन दिक् कोज्याओं के बारे में, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। देखो बेटा, आपके पास में मान लीजिए कोई एक निर्देशित तंत्र है। मैं यहां त्रिविमीय निर्देशित तंत्र की बात करता हूं। त्रिविमीय निर्देशित तंत्र की जहां बात होती है वहां तीन निर्देशीय अक्ष हो गए, एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया और एक जेड अक्ष हो गया। मुझे तीनों निर्देशीय तंत्रों की मैं बात करता हूं तो तीनों निर्देशीय अक्ष एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये आपको भली भांति पहले से वाकिफ होगा। बात करें मैं निर्देशीय अक्षों की बात करता हूं तो तीनों जो है एक्स है, एक्स वाई और जेड अक्ष, तीनों अक्षों को अपन एक साथ बोलना चाहें तो मैं निर्देशीय अक्ष बोल सकता हूं। निर्देशीय अक्ष का मतलब वहां तीनों अक्ष इसमें शामिल हो गए। आज अपन बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्याओं के बारे में, कि ये दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, किस प्रकार से अपन दिक् कोज्याओं को सोल्व करते हैं। ये दिक् कोज्याएं सबसे पहला सवाल है, होती ही क्या है। तो देखो बेटा, आपके पास में त्रिविम निर्देशी तंत्र है। उस त्रिविम निर्देशी तंत्र में एक पॉइंट है P। क्या बोला मैंने, एक पॉइंट P है। तो अब मान लो उस P को मूल बिंदु से आप मिला दोगे तो एक लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो कोई भी सरल रेखा है तो वो सरल रेखा तीनों निर्देशीय अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। वो कोण जो है, उन कोणों की जो कोसाइन है, कोसाइन से आप भली बात ही जानते होंगे कोसाइन क्या होता है। कोस जिसको अपन बोलते हैं कोसाइन, कोस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन। फुल नेम क्या है इसका, कोसाइन। स्टार्टिंग के 3 नंबर पर यूज करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले दिक् कोज्याएं क्या चीज होती हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दिक् कोज्याएं होती हैं निर्देशीय अक्षों के साथ बनाए गए सरल रेखा द्वारा, सरल रेखा द्वारा निर्देशीय अक्षों के साथ, निर्देशीय अक्षों के साथ बनाए गए कोणों की, निर्देशीय अक्षों के साथ बनाए गए कोणों की कोज्याएं, कोज्याएं जिसको बोलते हैं कोसाइन, क्या कहलाती हैं, दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। किसी सरल रेखा द्वारा निर्देशी जो अक्ष हैं उनके साथ जो कोण बनाए जाते हैं उन कोणों की कोज्याएं दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। तीन निर्देशीय अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब देखो कि माना कोई सरल रेखा है, वो निर्देशीय अक्षों के साथ में जो कोण बनाती है वो कोण है अल्फा, बीटा और गामा। देखो बेटा, मैं मान लेता हूं, माना किसी सरल रेखा द्वारा, किसी सरल रेखा द्वारा, किसी सरल रेखा द्वारा निर्देशीय अक्षों के साथ, निर्देशीय अक्षों के साथ बनाए गए कोण, बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा, बीटा व
गामा हैं तो दिक् कोज्याएं क्या होंगी? बनाए गए कोणों की कोज्याएं। कोण क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। भाई एक कोण तो अपने पास में क्या है? अल्फा। दूसरा कोण क्या है अपने पास में? बीटा। और तीसरा कोण क्या है अपने पास में? गामा। ये तीन कोण है, तो इनकी जो कोज्याएं हैं, तो दिक् कोज्याएं क्या हो गई? एल बराबर तो हो जाएगी कोस अल्फा, एम बराबर हो जाएगा कोस बीटा और एन बराबर हो जाएगा कोस गामा। बोलो बात समझ में आई क्या? ये तीन दिक् कोज्याएं हो गई एल एम एन। अब रही बात सर ये क्या चीज है? देखो मैं एक निर्देशित तंत्र बनाता हूं, थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करना। मैं एक निर्देशित तंत्र बनाता हूं जिसमें मुझे मेरे पास में तीन लाइनें लेनी है मेरे को। सपोज दैट एक तो ये एक्स बना लिया मैंने, और एक ये एक्स बना लिया, और एक ये एक्स बना लिया। तीन एक्स बना लिए। सपोज दैट ये अपने पास में है, ये कौन सा एक्स है? बोलिए। सपोज दैट ये अपने पास में है एक्स एक्स। कौन सा एक्स है? एक्स एक्स। तो ये अपने पास में हो गया एक्स एक्स, ये अपने पास में क्या हो गया? वाई एक्स, और ये अपने पास में क्या हो गया? जेड एक्स। तीन एक्स हो गए, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। अब एक सरल रेखा है, यहां से स्टार्ट होती है ये लाइन। अब ये लाइन जब यहां से स्टार्ट होती है तो सपोज दैट ये लाइन क्या कर रही है? यहां से एक कोण बनाएगी। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। अब ये लाइन क्या करेगी बेटा? P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए अपने पास में? एक्स वाई और जेड। अब ये लाइन क्या करेगी? तीनों निर्देशीय एक्स, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, ये जो लाइन है ये एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाती है? अल्फा। ये लाइन जो है वाई एक्स के साथ कितना कोण बनाती है? बीटा। और ये लाइन जेड एक्स के साथ कितना कोण बनाती है? गामा। तो इन कोणों की जो कोज्याएं हैं एल एम और एन कहलाती हैं, दिक् कोज्याएं कहलाती हैं, जिन्हें कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा के द्वारा निरूपित करते हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट रूप में समझाने की मैं कोशिश करूं तो देखो बेटा, आप थोड़ा सा समझने की खुद कोशिश करना कि ये क्या चीज होती है। सपोज दैट ये अपने पास में एक्स एक्स है, ये अपने पास में कौन सा एक्स है? वाई एक्स है, और ये अपने पास में कौन सा है? जेड एक्स है। मैं तीन निर्देशीय एक्स आपके सामने बना दिए, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। अब एक लाइन है ये लाइन क्या कर रही है? चौथी लाइन इधर से ऐसे आ रही है। अब ये लाइन देखो एक्स एक्स, आप देखो बेटा, देखो ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। ये जो लाइन है ये इस एक्स एक्स के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रही है। तो ये जो लाइन और एक्स एक्स के बीच में बनाया गया कोण क्या है? अल्फा। लाइन और वाई एक्स के साथ बनाया गया कोण क्या है? बीटा। जेड एक्स और लाइन के साथ बनाया गया कोण क्या है? गामा। तो इस परिस्थिति में जो कोण बनते हैं उनकी जो कोज्याएं होती हैं एल एम एन अर्थात दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो आप अपने दिमाग में माइंड करो कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के उधर ही उधर कॉर्नर पॉइंट अपने पास में है, उस पॉइंट को अपन मूल बिंदु मान लेते हैं। उस मूल बिंदु से नीचे वाला जो कॉर्नर है ये एक्स एक्स हो गया, ये जो खड़ी लाइन है वाई एक्स होगी, और इधर से लाइन जो आ रही है वो जेड एक्स हो गई। अब आप जहां खड़े हो आप अपने इस पॉइंट के बारे में बात करो कि ये आपका पॉइंट है P है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई और जेड। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स वाई जेड इस P के कोऑर्डिनेट हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में इस पॉइंट से आप उस मूल बिंदु को मिला देते हो। बिल्कुल मिला दिया। मिलाने पर एक्स एक्स और आप इस लाइन की कल्पना करो, देखें तो आपकी जो लाइन है ये एक्स एक्स के साथ में कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। अब वो कोण क्या है? वो कोण है अल्फा। क्या कोण है? अल्फा। आपकी लाइन और एक्स एक्स के बीच में जो कोण बनता है, सपोज दैट ये लाइन इस एक्स एक्स के साथ जो कोण बनाती है वो कोण कितना है? अल्फा। ये लाइन वाई एक्स के साथ जो कोण बनाती है वो कोण क्या है? बीटा। तो ऐसे स्थिति में जो दिक् कोज्याएं हैं वो होगी एल एम एन, जिसमें एल का मान है कोस अल्फा, एम का मान है कोस बीटा और एन का मान है कोस गामा। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक? चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे कि दिक् कोज्याएं अपन क्या ज्ञात हो जाती हैं। एक्सों के साथ बनाए गए कोणों की कोज्याएं क्या कहलाती हैं? दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। चलिए अपन उससे आगे चलते हैं। अब देखो यहां से मैं बात करता हूं, ये लाइन क्या है अपनी? ओपी लाइन है या नहीं है? अब देखो बेटा इस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है? बोलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई और जेड। चलिए मैं इससे आगे बात कर लेते हैं अपन। इससे आगे की मैं बात करना चाहूं तो आगे में देखो बेटा,
आपके पास में मैंने आपको बताया था 3 निर्देशीय अक्ष बताए थे, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। देखो बेटा मैं दोबारा एक बार लाइन लेता हूं, ये अपने पास में है मान लीजिए कौन सा एक्स एक्स, और ये अपने पास में कौन सा वाई एक्स, और ये अपने पास में कौन सा जेड एक्स। मैं तीनों निर्देशीय अक्ष ले लेता हूं। अब ऐसे केस में क्या होगा, देखो बेटा ये अपने पास में है एक्स एक्स, ये अपने पास में है वाई एक्स, और ये अपने पास में है जेड एक्स। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट बताया था आपको P, और वो पॉइंट कौन सा था बेटा P, पॉइंट P मान लीजिए यहाँ पर है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट थे x y z। अब इस पॉइंट P को मैं कहाँ से मिलाऊंगा, मूल बिंदु से मिलाऊंगा, और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपको पता होना चाहिए, मूल बिंदु है अपने पास में O जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0। अब आप देखो बेटा ये जो OP वेक्टर है, इस OP वेक्टर को मैं बोल देता हूं R वेक्टर। क्या बोल दिया इसको मैंने, R वेक्टर। अर्थात बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो स्थिति सदिश अपने पास में है R वेक्टर है। अब बात करें अपन इससे दिक्कोजें कैसे ज्ञात करती हैं, इसके द्वारा यहां बनाया गया कोण क्या है, एल्फा है। तो मैं इस पॉइंट P से क्या कर रहा हूं, यहां पर एक लंब डाल देता हूं, और ये लंब इस मान लीजिए पॉइंट A पर मिलता है। क्लियर है। तो A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x 0 0। क्यों होंगे, क्योंकि ये पॉइंट A जो है वो x अक्ष के ऊपर स्थित है। तो इस केस में x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और z कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x 0 0 होंगे। क्योंकि A का ये x कोऑर्डिनेट है तो ये जो लंबाई है अपनी, ये इतनी सी लंबाई x हो गई, अर्थात OA की लंबाई क्या हो गई, x हो गई। ये अपना सदिश कितना है, R वेक्टर है। क्या है, R वेक्टर है। अब मुझे ये बात बताओ कि आप इस त्रिभुज के अंतर्गत ये जब कोण एल्फा होता है तो कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। फिर ये नीचे जो बच गया ये क्या बच गया, अपना आधार बच गया। अब इस केस में अपन बात करना चाहें, इससे थोड़ा सा आगे की बात करें तो मैंने आपको बताया था एक बार मैं एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण ले रहा हूं एल्फा, तो दिक्कोजें क्या थी। तो अब इस केस में जो दिक्कोजें थी वो देखो बेटा क्या होंगी, दिक्कोजें क्या होंगी अपने पास में, दिक्कोजें क्या होंगी अपने पास में, L बराबर क्या होगी बेटा, कोस एल्फा। आई बात समझ में। कोस एल्फा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होता है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आधार बटा कर्ण। क्या होता है कोस का फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। तो इस केस के अंतर्गत अपन बात करें कोस का फॉर्मूले की, तो इसमें आधार कितना है बेटा अपने पास में, बताओ मेरे को, x, आधार अपना x बटा कर्ण की लंबाई क्या है, तो ये कर्ण की लंबाई ये OP लंबाई है या नहीं है, बोलिए। तो मैं एक बार में इसको सही लिखूं आधार की, तो आधार है OA बटा कर्ण है अपने पास में OP। तो OA की लंबाई क्या है अपने पास में, x है। दूसरी बात OP की लंबाई क्या होगी, जब OA की लंबाई x है तो इस OP की लंबाई क्या होगी, तो O अपना मूल बिंदु है, P अपना XYZ है, तो मूल बिंदु से XYZ के बीच की दूरी होगी, ये अपने पास में आ जाएगी √x² प्लस y² प्लस z², √x² प्लस y² प्लस z²। ये x² प्लस y² प्लस z² इस OP की लंबाई हो गई है। ये इसी के साथ अपना ये कोस अल्फा यानी L का मान अपने को मिल चुका है। ये अभी मान किसका मिला है अपने को, L का मान मिला है। आपको किसका मान निकालना है, तीनों दिक्कोजें थी L, M और N। तो अब अपन बात करते हैं दूसरी दिक्कोजिया M की। तो मुझे बताओ M बराबर क्या होगा, M बराबर होगा कोस बीटा। क्या होगा, कोस बीटा। तो अब आप इस डायग्राम में मैं बात करूं कोस बीटा के बारे में, तो कोस बीटा आप कैसे निकालोगे, तो यहां बीटा आपको कहां मिलेगा बेटा, बीटा आपको मिलेगा बेटा यहां पर, ये कोण बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं इस पॉइंट से लंब डाल देता हूं इस P पे, तो बोलो ये यहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये पॉइंट क्या मिल गया अपने को, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 y 0। क्यों होगा, क्योंकि ये जो B है ये इस y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर केवल y कोऑर्डिनेट होगा, x और z दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो यहाँ B के निर्देशांक हो जाएंगे 0 y 0। चलिए अब अपन बात करें इससे आगे, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो जब ये बीटा है
तो बीटा के सामने की भुजा यानी इसके जस्ट सामने की भुजा ये तो लंब हो जाएगी, ये भुजा क्या बचेगी अपना आधार, और ये 90 डिग्री है तो ये भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। तो ऐसी परिस्थिति में आप कोस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार कौन सी भुजा लेोगे, इसमें आधार लेोगे OB, तो यहां आधार तो आ जाएगा OB और कर्ण आ जाएगा इसमें OP, कोई डाउट नहीं है। अब OB की लेंथ कितनी है अपने पास में y बटा अंडर रूट OP की लंबाई क्या होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो बेटा ये कैसे निकलेगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई m की। तो ये अपने पास में मिल गया, यहां पर क्या मिल गया आपको m मिल गया है। तो मुझे बताइए जो L था वो था x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, m था वो था y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार जो थर्ड अपने पास में आता है n, तो n क्या हो जाएगा बेटा बताओ z बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपन बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे। चलो इससे आगे बात करें तो अपने पास में L M N दिक् कोजें आ गई कि नहीं आ गई, ये दिक् कोजें आपको प्राप्त हो चुकी हैं। अब अपन बात करते हैं दिक् कोजों में संबंध की। देखो बेटा दिक् कोजों में क्या संबंध होता है, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा दिक् कोजों में संबंध। देखो दिक् कोजों में संबंध, दिक् कोजों में संबंध। देखो बेटा दिक् कोजों में क्या संबंध होता है, डायरेक्शन कोसाइन या दिक् कोसाइन में क्या संबंध होता है। देखो आपके पास में तीन अपने पास में दिक् कोजें थी L M N, तो मुझे आप बताइए L बराबर क्या था, L बराबर था x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, m बराबर क्या था y बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और n बराबर क्या था z बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एलिमेंट था। आप जब तीनों का वर्ग करके जोड़ देते हो, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, तीनों का वर्ग करके आप क्या कर रहे हो, इनको जोड़ रहे हो। तो जब आप वर्ग करके जोड़ोगे तो उस केस में क्या आएगा वो देखो बेटा, मैं निकालना चाहता हूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान निकाले तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर प्लस वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस अब आपके पास में थर्ड किसका स्क्वायर आएगा बोलो, जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। तो इस केस में आप देखोगे जब ऊपर होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे अंडर रूट है ऊपर स्क्वायर है, तो रूट यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा आपको जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आप तीनों में क्या एलसीएम ले लोगे बेटा, यहाँ तीनों में एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन बना क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली बोलो, एक। क्या मिली बोलो, एक की। तो ये अपने पास में दिक् कोजों में संबंध हो गया। दिक् कोजों में क्या संबंध होता है बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक। अर्थात दिक् कोजों के वर्गों का योग सदैव एक होता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, दिक् कोजों के वर्गों का योग सदैव एक होता है। कोई डाउट वाली बात मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। चलिए मैं चलता हूं इससे थोड़ा सा आगे। यहां तक तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक् कोजों के अंदर क्या रिलेशन होता है, तो दिक् कोजों में क्या रिलेशन होता है, दिक् कोजों के वर्गों का योग सदैव क्या होता है, एक होता है। चलिए
अब अपन बात करते हैं, देखो बेटा, नेक्स्ट कुछ सवालों की। तो सवालों में जब मैं आता हूं तो आपको यह कहना चाहूंगा कि एक सरल रेखा के द्वारा निर्देशीय अक्षों के साथ बनाए गए कोण दे दे आपको। तो देखो बेटा, आपको ये कहा जाए, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन ये है अपना पास में कि कोई सरल रेखा है, कोई सरल रेखा है, वो निर्देशीय अक्षों के साथ, निर्देशीय अक्षों के साथ, निर्देशीय अक्षों के साथ क्रमशः 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो इसकी दिक्कोजें क्या होंगी? तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करो। इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करो। एक सरल रेखा है जो निर्देशीय अक्षों के साथ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस केस में इसकी दिक्कोजें आपको ज्ञात करनी है। देखो बेटा, इसकी दिक्कोजें अपन कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। सबसे पहले माना निर्देशीय अक्षों के साथ, निर्देशीय अक्षों के साथ बनाए गए कोण, बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा है। तो बोलो यहां पर क्या होगा? आपको दे रखा है प्रश्नानुसार, आपको दे रखा है अल्फा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, बीटा का मान कितना डिग्री 60 डिग्री और गामा का मान कितना दे रखा है आपको 120 डिग्री। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या दिक्कोजें आप ज्ञात कर सकते हो? कैसे ज्ञात करोगे बेटा बताओ? यहाँ से जब आपको यहाँ तक हो गया तो उसके बाद L का मान क्या होगा? कोस अल्फा। तो L बराबर क्या हो जाएगा? कोस 30, M बराबर क्या हो जाएगा? कोस 60 और N बराबर क्या हो जाएगा? कोस 120। बोलो इस तरीके से अपन दिक्कोजें ज्ञात कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? जब बनाए गए कोण अगर आपको हो तो उस कंडीशन में आप क्या दिक्कोजें, कोस 30 का मान आपको पता है, कोस 60 का मान आपको पता है और कोस 120 का मान भी आपको पता है। तो जब आपको निर्देशीय अक्षों के साथ बनाए गए कोण आपको दे रखे हों तो उस केस में आपको रेखा की दिक्कोजें अगर ज्ञात करनी है तो क्या अपन रेखा की दिक्कोजें ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा इससे आगे चलता हूँ और इससे आगे आपको बताता हूँ दिक्कोजों के बाद में दिक् अनुपात की। देखो बेटा, दिक् अनुपात क्या होते हैं? अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या होता है? दिक्कोजों के जो समान अनुपात में, दिक् अनुपात को अपन बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। दिक् अनुपात क्या होता है? दिक् अनुपात नाम से पता चल रहा है अनुपात। अनुपात क्या होता है? दिक्कोजों के समानुपाती संख्याएं, दिक्कोजों के समानुपाती संख्याएं दिक् अनुपात कहलाती हैं। क्या बोल रहा हूं? दिक्कोजों के जो समानुपाती संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? दिक् अनुपात कहलाती हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, दिक्कोजों के, दिक्कोजों के समानुपाती संख्याएं, दिक्कोजों के समानुपाती संख्याएं क्या कहलाती हैं? दिक् अनुपात कहलाती हैं। दिक् अनुपात कहलाती हैं। दिक्कोजों के समानुपाती संख्याएं दिक् अनुपात कहलाती हैं। यहां आपके पास में जो दिक्कोजें थी वो L, M और N थे। तो दिक् अनुपातों को अपन किसके द्वारा निरूपित करते हैं? इन्हें A, B और C के द्वारा अपन क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इन्हें किसके द्वारा व्यक्त करते हैं अपन? A, B और C के द्वारा। फिर से रिपीट करता हूं, दिक्कोजों के जो समानुपाती संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? दिक्कोजों के समानुपाती संख्याएं दिक् अनुपात कहलाती हैं। और दिक् अनुपातों को आप किसके द्वारा निरूपित करते हो? स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c के द्वारा अपन निरूपित करते हैं। देखिए बेटा, इनको व्यक्त करने के लिए बीच में यहां पर कोई भी कोष्टक यूज नहीं करते हैं। कोष्टक का यूज नहीं करना है। किसमें? दिक् अनुपातों में।
दिक् कोजाओं और दिक् अनुपातों को आप ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हो। चलिए बात करते हैं अपन, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, आपसे ये कहा जाए दिक् अनुपात क्या हो गए बेटा, ए बी और सी। दिक् कोजाओं के समानुपाती संख्याओं को क्या बोला जाता है, दिक् अनुपात। तो ऐसे केस में L बटा ए का मान M बटा बी का मान और N बटा सी का मान क्या होता है, बराबर होता है। दिक् कोजाएं थी, LMN क्या थी, दिक् कोजाएं थी, और ABC क्या थे, दिक् अनुपात थे। तो दिक् कोजाओं के समानुपाती संख्याओं को अपन क्या बोला जाता है, दिक् अनुपात बोला जाएगा। अब अपन बात करते हैं दिक् अनुपातों के द्वारा दिक् कोजाएं अपन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बेटा, अब अपन बात करते हैं दिक् कोजाओं से दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगर मान लीजिए दिक् कोजाएं अपने पास में बोले दिक् अनुपात, दिक् अनुपात आपके पास में है ABC, तो जो दिक् कोजाएं हैं, दिक् कोजाएं होती हैं, तो वो L बराबर होता है A बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और M बराबर क्या होता है, ये तो हो गया L बराबर, और M बराबर होता है B बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अपने पास में M बराबर हो गया, और N बराबर होता है C बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अपने पास में L, M और N का मान प्राप्त हो गया। दोबारा बोलता हूं कि जब आपको दिक् अनुपात दे रखे हैं A, B और C, तो इन दिक् अनुपातों की सहायता से आप दिक् कोजाएं अर्थात L, M और N का मान निकाल सकते हो। तो L का मान होगा A बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और M का मान होगा B बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N का मान होगा C बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अपने को क्या प्राप्त हो गई, यहाँ तक इसकी दिक् कोजाएं प्राप्त हो गई। चलिए मैं बात करता हूँ इस दिक् कोजाओं के बाद में इससे थोड़ा सा आगे की, आगे के बारे में अपन डिस्कस करना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दिक् कोजाएं और दिक् अनुपातों में क्या संबंध होता है। तो अपन ने दिक् कोजाएं और दिक् अनुपातों में संबंध के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे इससे थोड़ा सा और आगे के बारे में। देखो इससे आगे अपन किसके बारे में मैं बात करता हूं वो देखते हैं अपन इससे आगे। दिक् अनुपात और दिक् कोजाओं के बाद के अंदर अब अपन डिस्कस करेंगे कुछ अलग ही टॉपिक जिसके अपन नाम लेंगे बेटा इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में, कि आपको दिक् अनुपात दे दे और आपसे दिक् कोजाएं पूछ ले, तो बोलो दिक् अनुपातों की सहायता से दिक् कोजाएं अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। चलिए अपन डिस्कस करते हैं दिक् कोजाओं की सहायता से दिक् अनुपात ज्ञात करना। तो दिक् कोजाओं की सहायता से दिक् अनुपात अपन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बेटा कि आपको एक सरल रेखा है और आपको ये कहा जाता है कि एक सरल, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में मैं बात करता हूं। देखो बेटा एक सरल रेखा है, देखो नेक्स्ट प्रश्नों के बारे में बात करते हैं कि कोई सरल रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ, निर्देशीय एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ, कोई सरल रेखा एक्स अक्ष व वाई अक्ष के साथ क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री व 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो रेखा द्वारा जेड एक्स के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करो। ये अपना है अपना एग्जाम्पल नंबर पहला, कि कोई सरल रेखा है जो निर्देशीय अक्ष अपने पास में हो गए, कौन कौन से, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया और जेड अक्ष हो गया। इन तीनों निर्देशीय अक्षों के साथ में कितना कितना कोण बना रही है, अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। तो आपको पता है दिक् कोजाएं कैसे अपन निकालते हैं, तो आपको यहां तक तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि जब आपको कोण दे दिया जाता है तो अपन कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो अपन इससे आगे, एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है बेटा ये 30 डिग्री, वाई अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है 60 डिग्री, तो जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी ये आपसे पूछा है। देखो बेटा कैसे अपन इसको ज्ञात करते हैं। देखो बेटा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना है बेटा, इसका
बनाया गया कोण अल्फा बराबर क्या है 60 डिग्री। और अब वाई एक्स के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, बीटा बराबर एक्स एक्स के साथ सॉरी आपको दे रखा है 30 डिग्री और वाई एक्स के साथ बनाया गया कोण कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। अब मान लीजिए कि माना ये जेड एक्स के साथ में कितना कोण बनाती है गामा, जिसका मान आप थीटा ले लेते हो क्योंकि आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ एल बराबर क्या आएगा रे कोस 30, एम बराबर क्या आ जाएगा कोस 60 और एन बराबर क्या आ जाएगा कोस थीटा। चूंकि आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो मैं ये लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। कोस 30 का मान होता है कितना आपको पता होना चाहिए √3/2 इसका होल स्क्वायर, कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा बोलिएगा, √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोलो कोस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस 3/4 माइनस 1/4। तो कोस स्क्वायर थीटा के अंदर 4 तो एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 1 तो 0/4। तो बोलो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया 0। तो इस केस में आप क्या करोगे बोलो बेटा, कोस स्क्वायर थीटा का मान 0 आने पर कोस थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मुझे बताओ ये रेखा जेड के साथ में कितना कोण बनाती है, तो जेड के साथ में इस सरल रेखा द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, जेड के साथ बनाया गया कोण 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करते हैं अपन इससे आगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की। सेकंड एग्जांपल इसका क्या है वो देखो बेटा। दूसरे एग्जांपल में आपको बोल रखा है कि एक सरल रेखा है। सेकंड एग्जांपल में आपको क्या बोला हुआ है कि एक सरल रेखा, एग्जांपल नंबर 2, एक सरल रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ, सरल रेखा OX, OY और OZ के साथ अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाती है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। देखो बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू आपको 2 सिद्ध करनी है। कैसे अपन ज्ञात करते हैं वो देखो। सबसे पहली बात है आपको अल्फा बीटा गामा एक्सों के साथ बनाए गए कोण दे दिए। अब एक्सों के साथ बनाए गए कोणों का संबंध तो आप सीधा किससे निकालते हो बेटा, आप तो कोस से निकालते हो। अपने को पूछ लिया किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू। क्या दिक्कत आती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहाँ सबसे पहले मुझे बताओ दिक् कोजें क्या होंगी। तो पहले तो ये बताओ इसकी दिक् कोजें क्या होंगी रे, तो इसकी दिक् कोजें होंगी एल बराबर क्या आएगा रे कोस अल्फा, एम बराबर क्या आएगा कोस बीटा और एन बराबर क्या आएगा कोस गामा। ये अपने पास में एल एम एन की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, दिक्कोजें अगर अपने पास में आ गई तो अब अपन लिखेंगे हम जानते हैं। आप क्या जानते हो बेटा बोलो, आप क्या जानते हो बेटा वो लिखेंगे अपन। यहाँ मैं लिखता हूँ हम जानते हैं क्या, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है 1। दिक् कोजियों के वर्गों का योग सदैव कितना होता है 1। तो मैं यहाँ कहूँगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस स्थिति के अंतर्गत मैं बात करना चाहूँ इससे आगे की, तो इससे आगे आपको ये कहना चाहूँगा कि कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा को आपको क्या लाना है, आपको लाना है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। आपको कोस नहीं पूछा है, आपको साइन पूछा है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो इसमें कोस स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर लूंगा क्या, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो मान कितना हो गया 1। तो यहाँ 1 1 और 1 कितना हो गया 3। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस का साइन स्क्वायर गामा और बराबर क्या हो गया 1। मैं इस 3 को उधर भेज देता हूं तो यहां बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर बीटा और माइनस का साइन स्क्वायर गामा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर -2। बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में क्या लाना है आपको, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना आ जाएगा 2। क्या यही सिद्ध करना था आपको? तो ऐसे केस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान आ जाएगा। चलिए ये अपना था एग्जाम्पल नंबर 2। अब अपन बात करते हैं इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की। आपको एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है? आपको थर्ड एग्जाम्पल में दे रखा है 2 पॉइंट दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। चलिए अपन ज्ञात करते हैं दिक् अनुपात, लेकिन उसमें पूछा क्या है आपसे, दिक् कोजें पूछा है न कि दिक् अनुपात। तो अपन सबसे पहले 2 बिंदु कौन से दे रखे हैं? 2 बिंदु दे रखे हैं, एक 0 0 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 0 1 1। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। इसमें क्या है देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या कह रखा है? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? बिंदुओं 1 0 0 व 0 1 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड की दिक् कोजें ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड की दिक् कोजें पूछिए आपसे। तो देखो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना बिंदु ए क्या है 1 0 0 व बी अपन ले लेते हैं 0 1 1। तो आप मुझे बताओ ए बी के पहले आपको दिक् कोजें से पहले आपको निकालने पड़ेंगे दिक् अनुपात। स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी हो तो आप मुझे बताओ स्मॉल ए का मान क्या आएगा? तो ए का मान आएगा x2 माइनस x1 से। x2 का मान आपको कितना दे रखा है 0, x1 का मान क्या है 1। तो बेटा ए का मान तो आ जाएगा 0 माइनस 1, तो ए का मान क्या आ गया -1। बी का मान क्या आएगा बोलो y2 माइनस y1, तो बोलो 1 आ गया कि नहीं आ गया? बी का मान 1 आ गया। सी का मान आएगा z2 माइनस z1, तो सी का मान भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 1। यहां से ए बी सी आपको मिल चुके हैं, ए बी सी आपको मिल चुके हैं। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है दिक् कोजें। तो दिक् कोजें आपसे पूछा है, दिक् कोजें आप कैसे निकालोगे वो देखो। अब अपने को दिक् कोजें इसकी निकालनी है। तो देखो बेटा दिक् कोजें L बराबर a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान है -1 बटा अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो -1 बटा अंडर रूट 3। ये अपने पास में L का मान आ गया। फिर M का मान क्या आएगा बोलो, b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। b है 1 और इसका मान है √3। ऐसे ही बोलो थर्ड जो अपने पास में आता है n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a b और c का मान आपको मिल गया। एक तो 1 बटा अंडर रूट 3, ये भी 1 बटा रूट 3 और ये माइनस का 1 बटा रूट 3। सवाल दोबारा देखिए, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के दिक् अनुपात आपको ज्ञात करने थे। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, a बटा b बटा c बटा निकालने के लिए दिक् अनुपात आपको निकालने पड़े थे। तो सबसे पहले अपन ने निकाले दिक् अनुपात और उसके बाद में इन दिक् अनुपातों की सहायता से अपन ने क्या निकाल लिया, दिक् कोजें निकाल ली। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फोर्थ एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि 3 बिंदु आपको दे रखे हैं और ये कहा है कि क्या ये 3 बिंदु संरेख हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये तीनों बिंदु हैं क्या क्या। इन तीनों बिंदुओं के बारे में अपन बात करते हैं।
तो एक पॉइंट दे रखा है ए। देखो बेटा तीन बिंदु क्या दे रखे हैं कि क्या कैपिटल ए आपको दे रखा है 2 3 4, 2 3 4। बी आपको दे रखा है -1 2 -3। आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और सी आपको दे रखा है -4 1 10 माइनस का। आपको दे रखा है ए बी सी 3 पॉइंट दे दिए, और ये कहा गया है कि क्या ये संरेख हैं, क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो देखो बेटा इनकी संरेखीयता की अपन जांच करनी है, तो इसकी संरेखीयता अपन कैसे देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ए बी के दिक् अनुपात बताओ क्या होंगे, दिक् अनुपात बताओ। तो ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे, तो ए बी के दिक् अनुपात देखो बी वालों में से ए वाले घटा दोगे तो -1 -2, तो -1 -2 -3 आ गया कि नहीं आ गया। ए बी के दिक् अनुपात, तो ए बी के दिक् अनुपात की बात करें तो ए बी का दिक् अनुपात ए बराबर आ गया, बी का मान बोलो कितना आएगा, 2 -3 जाओगे तो 2 -3 -1, और A1 B1 C1 ले लेते हैं। C1 क्या आएगा बोलो इसका, -3 -4 -7 आ गया कि नहीं आ गया। अब AB के बाद में मैं लेता हूं BC के दिक् अनुपात। तो BC के अगर आप दिक् अनुपात देखोगे तो मैं ले लेता हूं A2 B2 और C2। A2 का मान बोलो -4 -1, -4 -1 तो ये माइनस का 3 बच गया, 1 -2, ये 1 -2 -1 बच गया, और 0 माइनस बोलो कितना है -10 + 3 -7 बच गया। अब आप देखो बेटा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। आप देखो देखें -3 बटा -3 -1 बटा -1 -7 बटा -4, ये तीनों के तीनों जो दिक् अनुपात हैं ये समान अनुपात में हैं। समान अनुपात में तो ये कहा जा सकता है कि ए बी जो समांतर है वो किसके है अपने पास में, बी सी के। अब जब ये दोनों समांतर हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका अंतिम बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु दोनों सेम प्राप्त हो रहे हैं अपने को। तो एक का अंतिम बिंदु और एक प्रारंभिक, जैसे मान लो मैं एक लाइन ये ले लेता हूं, ये ए और ये बी, दूसरी इसके लाइन समांतर लूंगा तो मैं इसी प्रकार से लूंगा, लेकिन इसका अंतिम बिंदु बी है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु बनना चाहिए। तो ये लाइन यहां से उठा करके मैं सीधी और मैं यहां लिखूंगा इसको ऐसे, भाई इस लाइन को यहां से उठा के यहां लिखूंगा तो ये पॉइंट कॉमन बनने की सिचुएशन में ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अर्थात ये जो तीनों बिंदु हैं ए बी सी, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इनको बोला जाएगा संरेखीय बिंदु, अर्थात तीनों बिंदु ए बी और सी क्या हैं, संरेख हैं। कोई डाउट वाली बात यहां तक नहीं है। चलिए बात करते हैं इससे आगे। ये अपना जो एग्जाम्पल नंबर था, ये एग्जाम्पल नंबर अपना था 4th। बात करूं मैं फिफ्थ एग्जाम्पल की, तो देखो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है। फिफ्थ एग्जाम्पल अपना पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। फिफ्थ एग्जाम्पल में है कि एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा निर्देशी अक्षों के साथ, निर्देशी अक्षों के साथ क्रमशः है। देखो 3 निर्देशीय अक्ष हो गए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इनके साथ में क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री व 45 डिग्री इनका कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो रेखा की दिक्कोजयं ज्ञात करो। कैसे करेंगे वो देखो। अब एक सरल रेखा है जो तीनों निर्देशीय अक्षों के साथ में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ में कितना कितना कोण बनाती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो 90, 135 और 45। तो जब कोण दे रखे हैं तो दिक्कोजयं अपने को कैसे ज्ञात करनी है, देखो बेटा सॉल्यूशन इसका देखो। एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा, वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा और जेड अक्ष के साथ में मैं बनाया गया कोण को क्या ले लेता हूं, गामा। आपको क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार अल्फा बराबर आपको दे रखा है 90 डिग्री, बीटा बराबर आपको दे रखा है 135 डिग्री और गामा बराबर आपको दे रखा है कितना,
45 डिग्री। तो आपको जब ये तीनों कोण दे दिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे दी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मुझे बताओ यहां से दिक कोजें एल बराबर क्या होती है, कोस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास में 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो एल बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा कोस 0। तो एल का मान आ गया कि नहीं आ गया यहाँ से, तो ये एल की वैल्यू आ गई। एम बराबर क्या हो गया कोस 135 डिग्री। तो 135 को मैं लिख दूंगा 90 प्लस 45। आप देखोगे 90 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, तो 90 प्लस 45 90 प्लस थीटा आते ही दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और दूसरे में कोस किसका होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ से माइनस का, और कोस की जगह साइन 45, तो -1/√2। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, m की वैल्यू आ गई। और अब n की वैल्यू बताओ जी, n बराबर कोस 45, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ये lmn की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। l की वैल्यू क्या आ गई, l की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, m की वैल्यू क्या आ गई -1/√2, और n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 1/√2। यहां से अपने पास में ये तीनों दिक्कोजें आ चुकी हैं। ये तीनों दिक्कोजें तब आई हैं जब आपको तीनों के कोण दे रखे हों। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों की। तो एक्सरसाइज अपनी जो 14.1 है, इस 14.1 से रिलेटेड अपन बात करते हैं। तो देखो बेटा, पहला ही प्रश्न अपना पास में है, प्रश्नावली अपने पास में है 14.1। 14.1 इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, एक सरल रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ, एक सरल रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है। निर्देशीय अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है। तो इस रेखा की दिक्कोजें ज्ञात करो। देखो बेटा, पहला ही प्रश्न है, एक सरल रेखा जो निर्देशीय अक्षों के साथ में कितना कितना कोण बनाती है, आपको दे रखा बराबर कोण बनाती है। तो इस कंडीशन में इसकी दिक्कोजें क्या होंगी। तो देखो, एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ, तीनों के साथ बराबर कोण बनाती है। मतलब आपको दे रखा है, देखो बेटा, प्रश्नानुसार क्या क्या दे रखा है आपको दे रखा है प्रश्नानुसार अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। एक्सों के साथ कोण बनाती है समान, तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वही वाई अक्ष के साथ कोण बनाएगी, वही जेड अक्ष के साथ बनाएगी। तो आपको दे दिया अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो ऐसी केस में मैं जब ये तीनों बराबर दे दिया तो मैं इनको मान लेता हूं थीटा मान लेते हैं अपन इस सिचुएशन में इसको। अब जब ये तीनों कोण बराबर हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों कोण क्या है, बराबर हैं, तो ऐसे केस के अंतर्गत आपको पता है इस केस में L बराबर भी कोस अल्फा होता है, M बराबर होता है कोस बीटा और N बराबर होता है कोस गामा। चूंकि आपको पता है अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू आपके पास में क्या है, थीटा के इक्वल है। तो आप मैं इसको लिख सकता हूं ना, L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि L² भी कोस स्क्वायर अल्फा होगा, M² कोस स्क्वायर बीटा और N² क्या होगा, कोस स्क्वायर गामा। तो L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू 1/3। तो जब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो मुझे बताओ कोस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से L बराबर प्लस माइनस 1/√3, M बराबर भी कोस थीटा ही है, तो प्लस माइनस 1/√3 और N बराबर भी प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से आपको ये तीनों कोण आ चुके हैं L, M और N। ये L, M और N,
अर्थात ये तीनों दिक्कोजें आपको ज्ञात हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न आपको क्या है कि दो बिंदु दे रखे हैं, 4 2 3, बिंदु ए है 4 2 3 और नेक्स्ट है 4 5 7। आपको यह कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजें ज्ञात करो। तो थोड़ी देर पहले अपन ने प्रश्न किया था इस टाइप का कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजें अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए बेटा। देखो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं की दिक्कोजें पूछी हैं। तो आपको दे रखी है कि बिंदुओं 4 2 3, बिंदुओं 4 2 3 व 4 5 7 को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजें ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन नंबर है 2। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजें ज्ञात करो। तो बताओ कैसे करोगे। सॉल्यूशन देखो इसका। माना बिंदु ए 4 2 3 व बी 4 5 7 है। तो बताओ ए बी के पहले आपको दिक् अनुपात चाहिए। दिक्कोजें अपन बाद में ज्ञात करेंगे, पहले अपने को क्या चाहिए, दिक् अनुपात चाहिए। तो दिक् अनुपात कैसे निकलेगा, दिक् अनुपात ए का मान कैसे निकलेगा बोलो, x2 - x1, तो 4 - 4 0 आ जाएगा। बी का मान क्या निकलेगा बोलो, 5 - 2 3 आ जाएगा। और सी का मान निकलेगा 7 - 3 कितना आ गया 4। तो दिक् अनुपात क्या आ जाएगा आपके पास में बोलो, 0 3 और 4। अब आपसे पूछा क्या है दिक्कोजें, तो आप पहले इस a² + b² + c² का रूट निकाल के रख लो। तो ये आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या आएगा बताओ मेरे को, √0 + 9 + 16, 16 9 25 का √5 आ गया। तो L का मान क्या आ जाएगा बोलो, L का मान आएगा 0/5। तो L बराबर क्या आ जाएगा 0। M का मान क्या आ जाएगा बोलो 3/5। क्या आएगा M का मान 3/5, ये M का मान आ जाएगा। N का मान कितना हो जाएगा बोलो 4/5। तो LMN की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब आपको दिक् अनुपात दे दिए, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजें आपसे पूछी हैं, तो आपको जब दो बिंदु से मिलाने वाली रेखा की बात करते हैं तो जब दो बिंदु आपको दे रखे हैं तो उस केस में अपने को दिक्कोजें अपने को प्राप्त हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 3 की। थर्ड प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, थर्ड प्रश्न में आपको बोला गया है एक रेखा के, देखो बेटा थर्ड प्रश्न आपको देखते हैं। थर्ड प्रश्न में क्या बोला गया है, एक्सरसाइज 14.1 की बात करता हूं मैं। थर्ड प्रश्न में बोला गया है एक रेखा के दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, दो आपको देखो इसके 2 - 1 2, 2 - 1 - 2 ये हैं। तो आपको इसमें पूछा है तो इसकी दिक्कोजें ज्ञात करो, दिक्कोजें ज्ञात करो। सवाल नंबर 3 है कि दिक् अनुपात 2 - 1 - 2 हैं। तो आपको दिक्कोजें आपसे पूछी है, इसमें कैसे अपन दिक्कोजें ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि दिक्कोजें में अपन क्या लेते हैं, दिक् अनुपात आपके पास होने चाहिए या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, निर्देशीय अक्षों के साथ बनाए गए कोण होने चाहिए। तो यहां पर मैं बात करता हूं इसके दिक् अनुपातों की। तो ए का मान 2 दे रखा है, बी का मान -2 दे रखा है, -1 दे रखा है और सी का मान आपको दे रखा है -2। तो सबसे पहली बात आपको जरूरत पड़ेगी a² + b² + c² के रूट की। तो इसकी वैल्यू आएगी √4 + 1 + 4 √9, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ दिक्कोजें, L का मान बताओ 2/3,
m का मान बताओ -1/3 और n का मान बताओ -2/3। तो ये अपने पास में l, m और n की वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट प्रश्न की, 14.1 के प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या दे रखा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है कि इसमें आपको एक सदिश दे रखा है आर वेक्टर, और इस सदिश के बारे में आपसे पूछा है कि इसका परिमाण 2 इकाई है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक सदिश दे रखा है और वो सदिश दे रखा है कि एक सदिश आर वेक्टर है जो निर्देशीय अक्षों के साथ, एक सदिश आर वेक्टर निर्देशीय अक्षों के साथ 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये 3 कोण बनाता है। एक आर वेक्टर है जो निर्देशीय अक्षों के साथ बनाया गया कोण क्या क्या दे रखा है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। इस चौथे प्रश्न में आपसे ये पूछा है यदि आर वेक्टर का परिमाण, यदि आर वेक्टर का परिमाण 2 इकाई है तो आर वेक्टर ज्ञात करो। बड़ा अलग सा सवाल दिख रहा है आपको ये कि आर वेक्टर का क्या हो गया, इसमें परिमाण और दिक्कोजों का क्या रिलेशन हो गया यहां तक। तो जब अपन किसी सदिश के बारे में बात करते हैं, पीछे की बात करूं मैं, तो आपको पता है एक ए वेक्टर बराबर आता है, मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर मैं कहूं इसका ए कैप ज्ञात करना है तो इसी के परिमाण का मैं भाग लगाऊंगा, तो ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप और सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कैप। ये अपने पास में मात्रक सदिश आता है या नहीं आता। तो जब अपन मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं तो उसी के परिमाण का भाग लगाते हैं। तो दूसरे शब्दों में मैं यहाँ ये कहूंगा कि जो दिक्कोजें होती हैं, याद रखना दिक्कोजें एकांक सदिश के अदिश घटक होती हैं। दोबारा बोल रहा हूं, दिक्कोजें एकांक सदिश के अदिश घटक होते हैं। क्यों होती हैं आप खुद देखो। मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको परिमाण निकालना पड़ेगा। परिमाण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दिक् अनुपातों से अपन दिक्कोजें ज्ञात करने तो उसी का भाग लगाते हैं, भाग लगा दें तो वो अदिश घटक बन जाएगा। तो सबसे पहले L बराबर क्या आएगा बताओ, कोस 45 जिसका मान होता है 1 बटा अंडर रूट 2। M बराबर आ जाएगा कोस 60 जिसका मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1 बटा 2। और n बराबर आ जाएगा कोस 120 डिग्री जिसको मैं लिखूंगा कोस 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 करते ही माइनस का साइन 30, तो ये n का मान आ जाएगा माइनस का 1 बटा 2। यहां से r कैप क्या आ जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। इस बात को अच्छे से याद रखना कि दिक्कोजें को आप अदिश घटकों के रूप में काम में लेते हुए एक सदिश बनाओगे तो वो एक हमेशा मात्रक सदिश बनेगा, क्योंकि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होता है 1। तो मुझे बताओ आर कैप क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 बटा 2 जे कैप और माइनस का 1 बटा 2 के कैप। ये एल एम एन काम में ले लिया मैंने। अब ये तो आर कैप आ गया जिसका परिमाण क्या हो गया 1। अगले ने इसका परिमाण कितना पूछा है, 2 पूछा है। 2 क्यों, कितना भी पूछे मात्रक आ गया, 1 परिमाण आ गया तो 5 पूछता तो 5 से गुणा कर देते हैं, 2 पूछा तो 2 से गुणा कर देंगे। तो आर वेक्टर का परिमाण 2 है, अतः आर वेक्टर बराबर इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 1 बटा रूट 2 आई कैप प्लस 1 बटा 2 जे कैप और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 बटा 2 के कैप। मैं जब 2 को अंदर गुणा करूंगा तो ये देखो ऊपर तो यहाँ अंडर रूट 2 आई कैप बचेगा, क्योंकि 2 ऊपर है, नीचे रूट 2 है, भाग कटेगा तो रूट 2 बचेगा, प्लस इस 2 को अंदर गुणा करूंगा, 2 से 2 कट के ओनली एक जे कैप बचेगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और माइनस का क्या बचेगा, के कैप बचेगा। तो ये अपने पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आर वेक्टर मिल जाएगा जिसका परिमाण कितना हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें इसका परिमाण तो देखो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा। उससे आगे अपन चलते हैं तो यहाँ अपनी ये जो एक्सरसाइज है 14.1 ये अपना इसका लास्ट क्वेश्चन था जो अपना काम कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे इससे अगली नेक्स्ट प्रश्नावली 14.2 की।